जिसे इतिहास के अंदर लाल किले के नाम से या रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये एक दिया हुआ नाम अंग्रेज़ों द्वारा। संयोग की बात देखिए कि अंग्रेज़ों को किलाए मुबारक बोलना उतना आसान नहीं था जितना उनको रेड फोर्ट बोलना था, तो उसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। नहीं तो वास्तविक नाम इसका किलाए मुबारक है। इसे किलाए मोहल्ला भी कहते हैं, शाहजहां ने इसका नाम दिया था, बट प्रसिद्धि इसको किलाए मुबारक के नाम से मिली। तो इस किले का नाम मुबारक यूँ भी रखा गया कि बहुत सारी उपलब्धियों के बाद ये किला शाहजहां ने बनवाया। जब हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो आज आप लोगों को लेकर आ गया हूँ मैं लाल किला दिल्ली का, यानी कि दिल्ली का लाल किला देखने ही पहली बार आया हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ। अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाएंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा अपना वो रहेगा यहाँ से किस तरीके से टिकट ले सकते हो आप। ऑनलाइन भी टिकट्स होती है, बट मैं यहाँ पे लाइन वाली भी दिखा देता हूँ। फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए रेड फोर्ट का जो टिकट प्राइस है वो है 600 रुपीज़ एंड रेड फोर्ट विद म्यूजियम 950 रुपीज़ का। बाकी अगर इंडियंस के लिए देखा जाए तो 50 रुपीज़ है, अगर विद म्यूजियम देखा जाए तो 80 रुपीज़ का है पर हेड। तो ये लाइन देख लो, इतनी भीड़ में भी लोग ऐसे आते हैं। मैंने पूछा गार्ड साहब से कि आईफोन से मेरा ना बुकिंग नहीं हो रहे हैं टिकट्स, तो उन्होंने बोला कि आईफोन से बुकिंग नहीं होता है, किसी शो में से एक वीडियो पे हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ऑफलाइन जाके लाइन में लग के मैंने अपने टिकट्स बुक करा लिया। अब चलते हैं अंदर। टिकट लेने के बाद में आप लोगों को 2 मिनट का वॉकिंग है। ये मेन गेट आगे की साइड में बताया है, गार्ड ने वहाँ पे बताया था, तो इसलिए अब वॉक कर रहे हैं। 5 मिनट लगेगा, पहुँच जाएंगे। गेट पे आ गए हम लोग, वहाँ पे 5 मिनट का वॉक था, 5 मिनट का भी नहीं लगा, मुश्किल से 100-150 मीटर का था। बाकी वहाँ से आप लोग को रिक्शा ऑटो का भी ऑप्शन मिलता है, किसी को अगर ऑटो या रिक्शा से आना है तो लोग आ सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सभी का। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जयबीर सिंह है, मैं यहाँ एक ऑफिशियल गाइड हूँ। और चूँकि आप यहाँ आज एक यात्रा पर आए हैं जिसे इतिहास के अंदर लाल किले के नाम से या रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये एक दिया हुआ नाम अंग्रेज़ों द्वारा। संयोग की बात देखिए कि अंग्रेज़ों को किलाए मुबारक बोलना उतना आसान नहीं था जितना उनको रेड फोर्ट बोलना था, तो उसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। नहीं तो वास्तविक नाम इसका किलाए मुबारक है। इसे किलाए मोहल्ला भी कहते हैं, शाहजहां ने इसका नाम दिया था, बट प्रसिद्धि इसको किलाए मुबारक के नाम से मिली। तो इस किले का नाम मुबारक यूँ भी रखा गया कि बहुत सारी उपलब्धियों के बाद ये किला शाहजहां ने बनवाया। जब वो एक विशेष क्षेत्र में उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, बहुत बेहतरीन तरीके से ताजमहल का निर्माण हो रहा था। फिर ये तय किया गया कि आगरा शहर जो उस समय अपनी आबादी की वजह से ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा था, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ का जो भूजल था, जो ग्राउंड वाटर था, वो खारा हो रहा था, और खारे होने की वजह से उस पानी का उपयोग पीने के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता। तो शाहजहां ने यह तय किया कि यमुना के किनारे ये जो जगह है, यहाँ का पानी मीठा है, समतल जगह है, तो एक नया किला बना दिया जाए। तो यहाँ पर किला ही नहीं बनाया गया, उस समय एक पूरी राजधानी स्थापित की गई, एक नया शहर बसाया गया, और उस शहर को नाम दिया गया था शाहजहानाबाद। मगर जब अंग्रेज़ों ने एक नई राजधानी स्थापित की यहाँ पर 1911-1936 के बीच में, तो उस शहर को ऑफिशियली नाम न्यू दिल्ली दिया गया। तो न्यू दिल्ली जब अस्तित्व में आ गया तो फिर ये पुरानी दिल्ली जो कहलाती है शाहजहानाबाद, वो पुरानी दिल्ली के रूप में जाने जाती है। तो आज शाहजहानाबाद को कोई जानता नहीं है, मगर शाहजहां का बसाया हुआ शहर तो शाहजहानाबाद ही था। ये किसी ऊंचे टीले पर स्थित नहीं है, तो इसकी सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी करते हुए यहाँ पर पूरी खाई खोदी गई। ये खाई इसके 3 तरफ है, क्योंकि चौथी तरफ इसके यमुना नदी बहा करती थी। तो यमुना नदी का जो फैलाव था वो बहुत चौड़ा था उस समय, और इस वजह से उस तरफ दीवार भी बहुत कम ऊंचाई की बनाई गई। जितनी ऊंची दीवारें ये दिखती हैं, इस किले के पीछे की दीवार उतनी ऊंची नहीं है। किले के इतिहास से जुड़े हुए 2 प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक प्रसंग था इस किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा, मगर वो क्यों हुआ? 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास की। अफसोस वो असफल हो गया। जब वो असफल हो गया, वो सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, तो अंग्रेज़ों ने इस किले पे कब्जा कर लिया। क्योंकि उस समय जो बहादुर शाह जफ़र थे, कहा जाता है कि वो विद्रोही सिपाही उनको अपना अगवा बना करके उनके नेतृत्व में ये पूरा जो है युद्ध लड़ रहे थे। मगर जब वो असफल हो गया तो अंग्रेज़ों ने उन पर मुकदमा चलाया कि भाई आप इनके कर्ता धर्ता थे, तो उन पर मुकदमा चला के उनको दोषी ठहरा के उन्होंने रंगून भेज दिया बर्मा, जहां उनकी मृत्यु हो गई, और उनके बेटों को जो थे उनको गोली मार दी गई, फांसी दे दी गई। इस तरह से
मुगलिया वंश के जितने भी शहजादे थे उनको रास्ते से हटा दिया गया। किला जब उनकी तरफ पूरे कब्जे में आ गया तो उन्होंने लगभग 70% इमारतों को तोड़ दिया और उनको तोड़ने के बाद उनके स्थान पर ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जिनमें उनके सैनिक रह सकते थे। तो वर्तमान में वो हिस्सा भारतीय सेना के पास है और जो बचा सुरक्षित 30% उसको बाद में यूनेस्को ने 2007 में घोषित कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज, जिसे हम और आप अभी घूमने जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ से भी हम लोग एंट्रेंस करेंगे। ये मेन गेट है, लाहौरी दरवाज़ा जिसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, चलो। जैसे ही आप इस किले के भीतर जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। एक तो ये आपको ये रास्ता दिख रहा है जो इस खाई के ऊपर बना हुआ दिखाई देता है। सच्चाई ये है कि ये रास्ता बाद में अंग्रेज़ों ने इस तरह से मजबूत पत्थरों से बनाया, नहीं तो यहाँ पर एक खुलने और बंद होने वाला ब्रिज हुआ करता था और वो ब्रिज जो है रात के वक्त बंद कर दिया जाता था, दिन के वक्त खोल दिया जाता था। तो इसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने जब यहाँ कब्जा किया तो बहुत सी चीज़ें अपने द्वारा लाई हुई यहाँ पे स्थापित कर दी, जिसमें से ये जो आपके 2 तोपें आप देख पा रहे हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने की तोपें हैं और ये इंग्लैंड में बनी हुई तोपें हैं। मगर अब इनको केवल यहाँ पर सजावट के रूप में रखा गया, ये काम नहीं कर सकते, मगर एक वक्त था ये गरज सकती थी। कि भारत स्वतंत्र जब हुआ पहली बार, जब नेहरू जी यहाँ आए, तो ये 15 अगस्त की घटना नहीं है, 15 अगस्त के बाद की घटना है। तो सबसे पहले जब यहाँ आए तो उन्होंने जनमानस को संबोधित करते हुए सबसे पहली बार इस स्थान पर हमारा तिरंगा फहराया था और ये वही स्थान है जहाँ पर अब हर वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा करके देश को बधाई देते हैं। और बहुत रोचक जानकारी यहाँ पे देनी आवश्यक है कि ये जो सामने जो विशालकाय दरवाज़ा दिख रहा है, ये दरवाज़ा किसी वक्त शाहजहाँ ने इसे लाहौरी दरवाज़ा नाम दिया था, या यूँ कह सकते हैं कि इस समय जो दरवाजे बनते थे वो जिस दिशा में उन्मुख होते थे उस दिशा के नाम से वो दरवाजे का नाम हो जाता था। तो ये लाहौर की तरफ है तो इसलिए लाहौरी दरवाज़ा कहलाता है। मगर बाद में औरंगजेब ने इस दरवाजे के सामने ये परकोटा खिंचवा दिया था, एक फेंसिंग करवा दी थी, जिसके लिए शाहजहाँ बड़ा नाराज़ हुआ था क्योंकि उस समय तक वो आगरा के किले में कैद था। तो उसने इस बात से नाराज़ होकर के एक पत्र लिखा अपने बेटे को कि भाई तुमने वो काम किया है कि एक सुंदर स्त्री के चेहरे पर उसकी सुंदरता को छुपाने के लिए घूंघट डाल दिया। तो ये जो सामने जो आप देख रहे हैं ये बाद में जुड़ा हुआ अंश है औरंगजेब के शासनकाल में। मैंने गाइड इसलिए हायर किया क्योंकि आप लोगों को और डिटेलिंग में और डीपली इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो चलो अभी हम हैं छत्ता बाज़ार में, जिसको लोग सोचते हैं कि मीना बाज़ार भी है, बट वो मीना बाज़ार नहीं है, छत्ता बाज़ार है। अभी आगे हम चल के दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अंदर हैं, हिस्टोरिकल जो चीज़ें शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करेंगे। चलो ये जो निर्माण है इसमें भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो नीचे का दिखता है और ऊपर का दिखता है। आज ऊपर के हिस्से पे कुछ आपको वहाँ पे गतिविधि दिखेगी नहीं, मगर कुछ वक्त पहले तक जब इसको रेस्टोरेशन करते कहते हैं कि इसके ऊपर भी इनकी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, यानी जो दुकानदार है उसका सामान इत्यादि वो ऊपर रख सकते थे
कुछ ये भी कहते हैं कि भाई बादशाह के स्वागत के लिए ऊपर का स्थान इस्तेमाल होता था, वहाँ लोग खड़े होकर के जय जयकार किया करते थे। भाई जो ये दुकानें हैं ये सरकार के अंडर है। कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी किराया दिया जाता है सरकार को, तो जब से मुगलिया सरकार यहाँ से गई या उनका जो शासन था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बनाया तो उन्होंने अपने अंदर एक्वायर किया और यहाँ की जो शॉप्स हैं ये रेंट पे चलती हैं। देखिए, जैसे छत्ता बाज़ार से आप बाहर आ रहे हैं तो ये पूरा एक नया परिदृश्य दिखता है, एक नई दुनिया दिखती है। ये बिल्कुल सामने दिखती है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित इमारत है और ये बेसिकली इम्पीरियल आर्किटेक्चर बोला जाता है इसको, जो विक्टोरियन आर्किटेक्चर भी कहलाता है। विक्टोरियन काल का है, चूँकि ये 1857 के बाद का निर्माण है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा किया तो 1870 और 80 के दशक की इमारतें हैं सारी। और ये उनका उद्देश्य जो था वो था यहाँ पर अपने सैनिकों को एक सुरक्षित स्थान मुहैया कराना। तो निश्चित तौर पर जो मुगलिया इमारतें थी वो सिंगल स्टोरी थी और वो चाहते थे एक बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को रखना, तो उसी अनुपात में उन्होंने इमारतें मल्टी स्टोरी बनाई। कुछ इमारतें 3 मंजिली भी है, कुछ इमारतें 2 मंजिली भी, उनमें से ये एक इमारत है। पूरे बाज़ार से जैसे आप बाहर निकलते हैं तो इस अंग्रेजी इमारत के बाद ये एक सुंदर इमारत हमें दिखाई देती है। ये मुगलिया इमारत है, इसका नाम है नौबत खाना। ये शब्द नौबत खाना प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर एक वक्त संगीत वादन हुआ करता था। नौबत शब्द को हम इस रूप में भी जानते हैं कि नगाड़ा, शहनाई इत्यादि। तो नौबत बजाने की परंपरा भारत में मंगल वाद्य के रूप में हमेशा रही है। आज भी हमारे यहाँ पर स्वागत के लिए मंगल वाद्य बजाए जाते हैं। भारत में हर जगह पर शादी ब्याहों में शहनाई और नगाड़ा बजता है। गाइस, अभी हम जा रहे हैं नौबत खाना, आप लोगों को भी दिखाएंगे जहाँ पे सारे गेस्ट आते थे उन लोगों के स्वागत के लिए। यहाँ पे जो शाही जो फैमिलीज़ होती थी उनका यहाँ पे स्वागत होता था और उनके लिए अरेंजमेंट्स होते थे। तो चलो देखेंगे अंदर। ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि मुगल कालीन इमारतों का जब निर्माण होता था तो आसपास एक पूरा भूदृश्य जो था वो लैंडस्केप जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, वो प्लान किया जाता था उनको हरा भरा बगीचों से बनाने का। मगर इसके विपरीत अंग्रेज थोड़ा सा दूसरी बुद्धि के थे। उन्हें लैंडस्केप में ज़्यादातर मैदानी घास का मैदान ज़्यादा अच्छा लगता था। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने यहाँ कब्ज़ा किया तो वास्तविक लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया गया। वहाँ पे बगीचे, वहाँ पे क्यारियाँ जो थी कभी, वहाँ उनके स्थान पर सीधे सीधे सपाट समतल घास का मैदान स्थापित कर दिया गया, जो आज भी वही है और इसमें कोई बदलाव अब नहीं आया। तो कहाँ सीधे हम वहाँ जाएंगे? आप चाहो तो एक स्टिल शूट लेकर के ना वहाँ से शूट करके वहाँ से फिर आप ठीक है, हमें जाना है। देखिए, अगर हम बात करें ये टाइम फ्रेम क्या रहा है इसके निर्माण का, तो ये 1639 से 1648 का निर्माण है सारा, जो मुगलिया निर्माण है। अंग्रेज़ों का निर्माण 1857 के बाद का है। तो जितनी भी इमारतें आप आगे देखेंगे वो सब 1639 1648 के बीच की बनी है। आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हो वो दीवाने आम है। अभी इसको क्लोज कर दिया, जो मेन एंट्री है उसकी वहाँ से है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वहाँ से। बट अभी वहाँ पे बैरिगेशंस लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि पीछे जो मेरे देख रहे हो आप गार्डन हुआ करते होंगे और अभी भी जो तो लोग जैसे जाते हैं ये वाले रास्ते से, हमारे जो दीवाने आम जो था जिसको दीवाने खास भी बोलते हैं, उसमें जाते जाते लोग क्या है नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए ये बंद कर दिया है फ़िलहाल के लिए। तो चलो हम लोग उस रास्ते से भी जाएंगे वहाँ पे। मुग़ल एम्पायर की जब भी बात आएगी तो ये बात ज़रूर रेखांकित होती है कि उन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया, और कोई भी साम्राज्य जब स्थापित होता है तो उस साम्राज्य की नींव में उसकी जनता की और उनकी जो रियाया है उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। कोई भी समृद्धि बिना किसी जनता की सुख समृद्धि के बगैर नहीं हो सकती। तो शासन अपनी जनता से कहाँ पर रूबरू हो सकता है, कहाँ कनेक्ट हो सकता है, उसकी एक पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई और उस व्यवस्था के मूर्त रूप के रूप में ये इमारत बनाई गई और ये इमारत कहलाती है दीवाने आम, यानी वो स्थान जहाँ जनता का दरबार होता था।
और ये जनता दरबार एक ऐसा स्थान था जहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और यही वजह है कि मुग़ल शासनकाल के जो कुछ शासक हुए हैं, जिसमें जहांगीर का बहुत हम प्रसंग लेते हैं कि वो बड़ा न्यायप्रिय था। और दरबार का केंद्र होता है बादशाह स्वयं। तो बादशाह के लिए एक ऐसा स्थान चुना गया जो कहीं से भी देखा जा सके, तो ऊंचाई पर इसको बनाया गया। और उस समय ये प्रचलन में था कि बादशाह, जो मुगलिया बादशाह थे, वो किसी कुर्सी का या चेयर का इस्तेमाल नहीं करते थे या सिंहासन का। वो ये पूरा आकृति ही एक सिंहासन के रूप में बनाई गई, ताकि ऊपर अगर वो बादशाह बैठें तो उनको कुशन लगा करके और उनको मसनद लगा करके उस पर उनको बैठना होता था। और इस अवस्था में बैठे हुए तो जिस व्यक्ति के माध्यम से ये पूरा संवाद होता था, वो व्यक्ति नीचे बैठता था, उसको हम वज़ीर के रूप में जानते हैं। तो वो तख्ते वज़ीर कहलाता है, वो तख्ते शाही कहलाता है। भवन एक हॉल के रूप में बनाया, तो सामान्यतः हॉल को उर्दू भाषा में दीवान भी कहा जाता है, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, यानी दीवाने आम। और ये इमारत इस रूप में बनाई गई, इस तरीके से बनाई गई है कि बादशाह यदि वहाँ बैठे हों तो आमने सामने जहाँ पे भी जो लोग आम जनता के रूप में उपस्थित होते थे वो उनको देख पाएँ, और उनके जितने दरबारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहते थे। उनके मनसबदार, उनको कहा जाता है मनसबदार। मुगलिया शासन में ये शब्द प्रचलन में था कि एक वो रैंक जिसमें तय होता था कि कितने घुड़सवारों का वो मनसबदार है, तो उनका रैंक के आधार पर उनकी जो है यहाँ पर उपस्थिति होती थी। सबसे छोटे रैंक का व्यक्ति सबसे पीछे और सबसे बड़े रैंक का व्यक्ति सबसे आगे खड़ा होता था। और बादशाह चूँकि अपने परिवार के साथ भी उपस्थित होते थे, तो उनके जो बेटे होते थे, पुत्र होते थे, वो यहाँ पर उनके अगल बगल में रहते थे। बादशाह स्वयं नीचे बैठते थे, वो खड़े अवस्था में रहते थे। और उनके परिवार की जो महिला सदस्य हैं उनके बैठने के लिए भी एक माकूल जगह बनाई गई, जो सामने दिखती है हमें झरोके के रूप में। तो मुगलिया सल्तनत का ये भी एक वो रहा है पहलू कि उनकी स्त्रियां इस पूरे कार्यक्रम में जनता के बीच उपस्थित नहीं हो सकती थी। जहाँ को एक पत्थर से विशेष लगाव था, और वो पत्थर है भारतीय मकराना मार्बल। मकराना एक ऐसा स्थान है राजस्थान में जहाँ से ये संगमरमर लाया गया, और ये संगमरमर चूँकि प्राकृतिक रूप से सफ़ेद होता है तो इसका एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। लाल के बीच में यदि सफ़ेद आप कोई निर्माण करते हैं तो आउटस्टैंडिंग, अलग हटके दिखता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। मगर उसको और अधिक सुंदर बनाने के लिए उन्होंने इसमें विशेष रूप से एक शैली है जो फ्रेस्को कहलाती है, पेंटिंग की एक शैली है जो यूरोप से इंस्पायर्ड हमें लगती है कि वो उन्होंने इंस्पायर करके इन चित्रों को यहाँ पे चित्रित किया। तो आज भी ये चित्रकारी हम देख सकते हैं। मगर कुछ वर्ष पहले ये अनुभव किया गया कि यहाँ पे कबूतरों का बड़ा ही जो है आतंक रहता है, और वो कहीं पे भी जाके बैठ जाते हैं, और उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो एसिडिक होती है, उससे काफ़ी नुकसान इन इमारतों को हो रहा था। तो इसलिए इसको सुरक्षित करने के लिए शीशे के पीछे रख दिया गया। मुग़ल अपने निर्माण में एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं, उन्हें पेड़ पौधों का तो शौक़ था ही, मगर फव्वारों का भी शौक़ था। और फव्वारों को सक्रिय रूप से एक तकनीक का उपयोग करके ही किया जा सकता है कि पानी को ऊंचाई पे ले जाया जाए। वहाँ से पानी जो है ग्रेविटी के ज़रिए, पाइप्स के ज़रिए जो उसमें प्रवाह उत्पन्न होता है, उससे वो फव्वारे चला करते थे। कि चूँकि ये किला ही नदी के किनारे बनाया गया था, तो पानी जो था इस किले में नदी के माध्यम से पर्शियन व्हील सिस्टम के ज़रिए, जिसे हम रहट प्रणाली कहते हैं, उसके ज़रिए लिफ्ट किया जाता था एक टैंक में। फिर वहाँ से वो पूरा पानी फ़िल्टर करके और पूरे किले में उसको प्रवाहित किया जाता था, जिसमें से इस जो तरण ताल में यहाँ पे भी पानी आता था। गाइस, आप लोग जो मेरे पीछे भी देख रहे हो, ये है दीवाने खास, जिसमें सिर्फ एम्पायर के यानी कि किंग के जो भी फैमिली वाले होते थे या फिर जो प्राइवेट लोग होते थे वो लोग ही इसमें जाते थे। और इसके अंदर जो लोग जाते थे वो सिर्फ अपने ख़ास काम के लिए ही प्रवेश कर सकते थे या एंट्रीज होती थी। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, टाइम पे यानी कि शासन के टाइम पे जो ये हमारा दीवाने खास है, इसके पीछे बिल्कुल यमुना नदी बहती है। यमुना नदी बहने की वजह से एम्पायरर्स ने सोचा कि क्यों ना हमें वो पानी का यूटिलाइज़ करें और उस पानी को यहाँ पर लेकर आते थे। फव्वारों का बहुत अच्छा सीन होता था उस वक्त में, ऐसा बताया जाता है। तो चलो, अभी यमुना नदी नहीं है,
एम्पायर्स भी नहीं है, तो इस वजह से ये फुव्वारे जो गवर्नमेंट के अंडर आती है ये सारी प्रॉपर्टी, वो अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। तो चलते हैं अभी और आप लोगों को दीवाने खास में लेकर चलते और दिखाएंगे आगे का। सर देखें तो आपको एक स्पष्ट लक्षण दिखेगा कि इमारतें बड़ी ऊंची बनाई गई, जिनमें आप देखें पूरी एक पंक्ति है, यहाँ पे कुंदे लगे हुए हैं। ये आयरन है, मेटल है ये, और ये मिश्रित आयरन से बनाए गए हैं, तो इनमें जंग नहीं लगती। तो इनमें ये इस उद्देश्य से लगाए गए कि ये इमारतें तो पूरी खुली हैं, तो निश्चित तौर पर हर ऋतु में हमें पर्दा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर पर्दे लटकाए जाते थे। गर्मियों के लिए कहते हैं उस समय कॉटन का प्रयोग करते थे, चिक लटकाई जाती थी जो आपके बांस की बनती है, और सर्दियों के वक्त इसमें यहाँ सिल्क के पर्दे होते थे, तो इनका उपयोग किया जाता था पर्दा करने। यहाँ पे अंदर जब पुराने टाइम में जब एम्पायर्स होते थे, उनकी फैमिलीज होती थी, तो वो लोग यहाँ पे जाके नहाते थे। और यहाँ पे नहाने का एक सबसे बढ़िया चीज़ होती थी कि उनको नेचुरल पानी का सोर्स मिलता था, जो कि सोर्स था पीछे यमुना नदी है। इस दीवाने खास के पीछे यमुना नदी, और यहाँ पे सारे रूम्स होते थे, या कह सकते हो आप उनके नहाने का बात होते थे, वो लोग यहाँ पे आते थे और स्पेशली उन लोगों के लिए ये बनाए गए थे। तो देख सकते हो ये कहलाती है खास महल। खास निश्चित तौर पर शब्द ही प्रकट करता है कि एक खास व्यक्ति के लिए थी, और ये थे बादशाह स्वयं, ये उनका निजी आवास था। तो बादशाह के लिए यहाँ सारी सुविधाएं बनाई गई। उनका एक जो है कक्ष, एक कमरा जो है इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल होता था, पर्सनल प्रेयर के लिए। उसको तस्बीह खाना भी बोलते हैं। एक तोश खाना हुआ करता था जहाँ कपड़े इत्यादि रखते हैं, कपड़े बदले जाते हैं। एक हिस्सा हुआ करता था आम बैठक के लिए, एक हिस्सा दस्तरखान के रूप में इस्तेमाल होता था भोजन इत्यादि करने के लिए, और एक शयन कक्ष जिसे ख्वाबगाह कहते हैं। ऊपर नहीं जा सकते। कुछ वर्षों पहले तक यहाँ ऊपर जाने की अनुमति थी, किंतु ये देखा गया है कि आम जनता बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग करती है, खासकर स्वतंत्रता का, और उसमें कुछ लिखना, खरोंचना, गंदगी करना, ये सब सम्मिलित था, और यही वजह है कि प्रशासन द्वारा ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। मगर कुछ चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे एक वहाँ पर एक आपको एक मंच जैसा दिखता है, वो स्थान है जहाँ से खड़े होकर के नदी का नज़ारा लिया जा सकता था। तो निश्चित तौर पर नदी पर जाने का कोई रास्ता होना चाहिए, तो ये वही रास्ता है जो यहाँ से नदी पर जाके खुलता था, और इसी रास्ते का उपयोग करके वो यमुना तक जाते थे, और वहाँ से नाव के ज़रिए वो फिर यात्रा करते थे आगरा तक। तो शाहजहाँ ने जब इसका उद्घाटन किया किले का, तो इसी रास्ते से वो अंदर आया था। और संयोग की बात देखिए कि बहादुर शाह जफ़र अपने परिवार की जान बचाने के लिए, स्वयं की जान बचाने के लिए, वो इसी रास्ते से यहाँ से सुरक्षित निकलने की उसने कोशिश की, और यहाँ से निकल कर के वो हुमायूं के मकबरे में परिवार सहित छुप गया था, मगर अंग्रेज़ों ने वहाँ से उसको ढूंढ करके निकाल लिया और उसको प्रोसिक्यूट कर दिया। तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है जो इस किले के उद्घाटन से भी जुड़ा हुआ है, और इस किले के अंतिम पृष्ठ जो यहाँ का अंतिम मुग़ल बादशाह था, किस प्रकार वो अपनी जान बचाकर भागा, उससे भी जुड़ा हुआ है। बगल से एक इमारत हमें प्रकट होती दिखती है, ये दीवाने खास है। शायद मुग़ल कालीन इमारतों में सबसे सुंदर इमारतों में गिनी जाने वाली इमारत, इसीलिए कि सबसे सुंदर जो भी चीज़ आप कल्पना कर सकते हैं सजावट की, वो यहाँ पे की गई। यहाँ पे मीनाकारी से भी सजावट की गई थी, यहाँ पे पच्चीकारी जिसे इनले वर्क कहा जाता है उससे सजावट की गई थी। और तो और इस इमारत को एक विशेष लकड़ी से इसको सुसज्जित किया गया, इसकी छत को, ताकि ये सुंदर दिख सके, क्योंकि उस लकड़ी पे पूरा सोने की परत जड़ी हुई थी, उसमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे, और ये सब कुछ वैभव मुग़लों का धूमिल हो गया जब अंग्रेज़ों ने इस इमारतों पे कब्जा कर लिया। कि अंग्रेज़ों के जब कब्जे में ये इमारतें आईं तो यथासंभव दुरुपयोग जितना हो सकता है उनका किया गया, उनके वास्तविक स्वरूप से हटके उनका उपयोग किया गया। एक वक्त था रंग महल को उन्होंने एक रसोई घर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इस इमारत को वो दस्तरखान यानी डाइनिंग हॉल के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो वो एक प्रयास था उनका कि हम हमारी इमारतों को ही नहीं, हमारे
सम्मान को, हमारी आत्मा को भी आहत करना था उन्हें। कि हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे उन्हें आप थोड़ा बारीकी से भी देख सकते हैं। इसमें दो तरह के काम की छाया हमें दिखती है। एक दिखती है हमें पच्चीकारी, जो सामने आपके दिखाई दे रहा है। इसे अंग्रेजी भाषा में इनले वर्क या लैटिन में पियात्रा दूरा के नाम से जाना जाता है। ये वो विशिष्ट कौशल है जिसमें संगमरमर को ग्रूव करके उसमें पूरा खोद के उसके अंदर इन उपरत्नों को, जिन्हें सेमी प्रीशियस स्टोन्स के रूप में जाना जाता है, जड़ा गया है, जो कि अलग अलग स्थानों से ये पत्थर लाए गए थे। और इसी एक सबसे अच्छी जो आपको छवि, और इसी में अगर आप ध्यान से देखें इसकी छत को, तो गौर करने पर ये छत आपको दिखाई देगी कि ये एक लकड़ी से निर्मित छत है, जिसे अबानूश की लकड़ी कहा जाता है। और इसको पूरी तरह से सजाया गया था गोल्ड से। इसमें परत थी इस पे सोने की। अफसोस की बात है कि सोना अपनी एक कीमत रखता है, तो उस कीमत को भुनाने के लिए इस छत को विरूपित कर दिया गया। इसमें से पूरा सोना निकाल लिया गया खरोंच के, तो वो खरोंच के निशान भी स्पष्ट दिखाई देते हैं आपको। इस जो मुग़ल शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, शाहजहाँ को बहुत शौक़ था रत्नों को एकत्रित करने का, और उसके जीवन काल में उसकी जो उपलब्धि दिखाई देती है उसके द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन में, कहा जाता है उसको अमूल्य रत्नों से जड़ा गया था और खालिद सोने से बनाया गया था, और उसी में वो कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। मगर ये ख्याति उसकी समृद्धि की यहाँ से एक दूर देश ईरान तक पहुँची। कहा जाता है कि उस समय 1739 का ये कालखंड है जब दिल्ली पर शासन था एक ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम था मोहम्मद शाह, बट लोग उसको रंगीला बोलते थे उसके स्वभाव के कारण। तो वो अपने इस विलासी स्वभाव और प्रकृति के कारण बहुत कम ध्यान दे पाता था शासन के कार्यों में और सेना के सुदृढ़ीकरण में। तो जब नादिर शाह की सेना ने आक्रमण किया दिल्ली पर, तो वो सब चीज़ें यहाँ से लूट के ले गया, जिसमें मयूर सिंहासन भी वो लूट ले गया था और वो हीरा भी ले गया था। मगर हीरा जैसे तैसे भारत आ गया था महाराजा रंजीत सिंह के पास, जो उस समय लाहौर के शासक थे। मगर उनकी भी दूसरी पीढ़ी युद्ध हार गई, तो यह हीरा कहाँ पहुँच गया? इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के पास। आज उन्हीं के मुकुट में वो हीरा है, और मयूर सिंहासन कहते हैं कि वो आज भी संभवतः ईरान में ही है। तो गाइज़, ये था दिल्ली के लाल किले का टूर आप लोगों के लिए, और कोशिश यही रही मेरी कि आप लोगों को पूरा जो भी यहाँ पे बना था, जो भी यहाँ पे जितने भी शासन जो एम्पायरर्स आए थे, उन लोगों ने कितना कैसे काम किया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने की और एक्सप्लेन करने की, पूरा डिटेल में हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें थी सब दिखाने की कोशिश करी। कैसे रहते थे, किस तरीके से उनका एक कल्चर था, किस तरीके से उन लोगों की एक लाइफ स्टाइल थी। बेसिकली वो लोग किंग्स थे, इंडिया पे आके उन्होंने राज किया था, और एक ही राजा नहीं था, बहुत सारे एम्पायरर्स आए थे। तो उन लोगों की किस तरीके से चीज़ें थी, जर्नी थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करी है, शेयर करी है। आई होप कि आप लोग पसंद करेंगे। कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। चलो, टेक केयर, बाय बाय।